नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका फाइन लर्निंग के ऊपर। हमने अपने पिछले भाग में क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिया था। आज का हिस्सा हम 61 से स्टार्ट करेंगे और अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको नंबर 90 तक लेकर के जाएंगे। इस दौरान हम देखेंगे किस तरह के फिर से क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग टॉपिक्स इसके दौरान आएंगे। ज्योग्राफी आ सकता है, हिस्ट्री आ सकता है, करंट अफेयर्स का भी कुछ हिस्सा आएगा, इन्वायरमेंट आ सकता है। तो आप ये देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हम उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव, हमारा काम अच्छा लग रहा है तो काइंडली इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज का हम शुरू करते हैं। तो हम 2015 बीपीएससी का प्रश्न पत्र कर रहे थे। हमने अपने पिछले भाग में 60वें प्रश्न तक कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने देख लिया था। आज हम क्वेश्चन 61 से कर रहे हैं। ये पुरानी ईयर के क्वेश्चन पेपर है जिसकी मदद से आप इतना समझ में आपको आ जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये समझ पाने में आसानी होगी कि जो क्वेश्चन आएंगे वो किस जगह से आएंगे, तो आप उस तरह से ओवरऑल खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। खुद को उसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। आने वाले समय में मैं आपके लिए जो फ्रेश क्वेश्चन पेपर हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसको भी लेकर आने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आइए हम अपने इस प्रैक्टिस पेपर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 61, क्योंकि पिछले भाग में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो काइंडली कृपया करके जाइए, उन वीडियोस को जरूर देखिए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 61 है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस स्थान पर स्थित है। इस प्रश्न को अगर हमें इंग्लिश में भी देखना है तो देख लीजिए, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट। किस जगह पे सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, दूसरा ऑप्शन है भरतपुर, तीसरा है गुड़गांव और चौथा है गांधीनगर। ये इन्वायरमेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको अगर पता नहीं है तो आप मार्क्स गवाएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जब आप इन्वायरमेंट वगैरह अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको इसका जवाब मिल जाता है। अगर आपको अभी भी पता है तो नीचे जरूर बताएं। चलिए, इसका आंसर है गुड़गांव। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट गुड़गांव। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न के ऊपर आएंगे और हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62, द फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया पर पर्सन इन एवरेज हेक्टेयर इज। इस प्रश्न को हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र यानी जो जंगल का क्षेत्र है, प्रति व्यक्ति औसत हेक्टेयर में कितना है। यानी एक व्यक्ति पे जो वन का क्षेत्र है, जो जंगल का क्षेत्र है, वो हेक्टेयर में कितना पड़ता है। तो ये है कि ये आपको करंट अफेयर्स और जो भी मतलब ज्योग्राफी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है, आपको ये टॉपिक मिल ही जाता है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है कि भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र जो है वो 0.29 हेक्टेयर्स है, यानी 0.29 हेक्टेयर्स प्रति व्यक्ति पे जो वन क्षेत्र है वो भारत में पड़ता है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि क्षेत्र में 60% कम है। यानी जो कृषि क्षेत्र है वो 60% से भी कम है, तो ऐसा राज्य कौन सा है। विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स हैज एग्रीकल्चरल एरिया लेस देन 60%। यानी खेती की जो जमीन है वो 60% से भी कम है वहां पे, तो वो राज्य है। अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो वेस्ट बंगाल है वो राज्य। पढ़ते रहिएगा, फिलहाल का करंट अफेयर्स पढ़िएगा, एक साल पहले का करंट अफेयर्स वगैरह देखिएगा, एक साल का मैटर करता है। और साथ साथ में उसके साथ अपने ज्योग्राफी और हिस्ट्री को भी अपडेट रखिएगा, पॉलिटी को अपडेट रखिएगा, तो ये सारे आंसर्स कर पाना इतने मुश्किल नहीं होंगे। आइए हम आगे की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 63, नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पे है। नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। क्वेश्चन हिंदी में देखेंगे तो अगर नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है। जवाब आपको देना है। ऑप्शन आपके सामने है, ताप्ती, कोसी, गोदावरी या कृष्णा। तो जो भी आपको जवाब लगता है वो नीचे आप बताइए। फिलहाल मैं आपको जवाब बता देता हूँ, और जवाब होगा कृष्णा नदी के ऊपर जो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना है, जो मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है वो इस्टेब्लिश किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा 65, दलमाय सॉरी डालमिया नगर ऑफ बिहार इज फेमस फॉर। बिहार का एक जगह है डालमिया नगर, वो किस चीज के लिए फेमस है। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर मतलब दुनिया का पता है तो ये जो व्यक्ति है जिसके नाम पे ये फेमस है डालमिया नगर, ये खुद में एक बड़ा फेमस व्यक्ति है। डालमिया के नाम से काफ़ी बिजनेसेस हैं, तो अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप इजीली बता पाते हैं कि ये सीमेंट सेक्टर से आता है। तो थोड़ा बहुत अगर अगल बगल की जानकारी आपको होना चाहिए, अपना जो कॉमन सेंस है उसका ठीक जगह पे ठीक इस्तेमाल तो आपको करना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो अगर आपने ये नाम सुना था डालमिया का तो आप ये जवाब आराम से कर पाते। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 66, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है। ये आंसर अभी पूरी तरह से बदल चुका है। अभी बिहार स्पेशल या कोई भी ऐसा किताब पढ़ते हैं जो बिहार के ऊपर बेस्ड है तो आपको डेटा जो है वो बदला हुआ मिलेगा। उस समय के हिसाब से अगर इसको देखें तो ये हो जाता है 2612 स्क्वायर मीटर्स। अभी ये बदल चुका है, अभी काफ़ी ज़्यादा बिहार में जंगल बढ़ गया है 2014 के कंपैरिजन।
चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, द टू स्टेट्स ऑफ इंडिया मोस्ट रिचली इंडाउड विथ आयरन ओर आर। भारत के दो राज्य जहां जो आयरन ओर है यानी जो लौह के अयस्क हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे दो राज्य हैं कौन से? बिहार या पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या उड़ीसा, बिहार उड़ीसा या मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल। आपको इन ऑप्शंस में से, ऐसे नहीं कि आपको पता है कि अरे इस जगह पे लोहा ज्यादा है, तो मेनी टाइम्स आपको ऑप्शन ऐसा दे देगा जो आपको आपके आंसर से आपको जो पहले पता है उससे मैच नहीं करेगा। इसलिए ओवरऑल वे में आपको समझना होगा, मल्टीपल जो भी है अलग अलग राज्यों में जो लोहा कितने मात्रा में उपलब्ध है उसको देखना होगा और उसके बेसिस पे अपने क्वेश्चंस वगैरह को फ्रेम करने होंगे, उसके बेसिस पे आपको अपना जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से जो होगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में जो लोहा का जो अयस्क है, जो लोह अयस्क है वो पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, झारखंड में झड़िया में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? झारखंड में एक जगह है जिसका कि नाम झड़िया है, वहां पे मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? अगर आपको थोड़ा भी पता है आप इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। जो झड़िया कोल फील्ड है वो बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा नाम है उसका, झड़िया कोल फील्ड। तो अगर आपको पता था, इजीली आंसरेबल था। चलिए आगे के प्रश्न के ऊपर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 प्रश्न पत्र बीपीएससी 69 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज लोकेटेड ईस्टर्न मोस्ट ऑफ बिहार? अगर सबसे ईस्टर्न साइड बिहार के जाएं, और बिहार का ईस्टर्न साइड कौन सा है? तो बिहार का ईस्टर्न साइड जो बंगाल वाला क्षेत्र है उधर की बात हो रही है। तो अगर आप बिहार के सबसे ईस्टर्न वाले साइड की ओर जाएंगे तो जो राज्य आपको मिलना चाहिए, यानी सबसे ईस्टर्न राज्य जो आपको मिलना चाहिए इन ऑप्शंस में से, ये जो भी ऑप्शंस आपके सामने हैं इन ऑप्शंस में से जो आपको सबसे ईस्टर्न मोस्ट राज्य मिलना चाहिए वो बिहार का मैप आपको पढ़ना पड़ेगा। बिहार का मैप आपको जो जिले कौन से हैं, कहाँ कौन सा जिला है, इतना तो पता होना चाहिए। आप बीपीएससी एग्जाम देने जाइएगा तो ये तो आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये आपको ये दिखाता है कि मैप का कितना इंपॉर्टेंस है। इंडिया का मैप आपको पढ़ना है, रिवर्स के मैप्स आपको देखने हैं, बिहार का मैप भी आपको अच्छे से देखते जाना है। इसका जवाब होगा कटिहार। कटिहार इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, तो चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न होगा, झील बिहार में स्थित है, यानी इनमें से कौन सी झील जो है बिहार में आपको मिलेगी? अनुपम झील, सांबर झील, सुखना झील, कामा झील। बिहार के बारे में भाई साहब अगर बिहार वाला एग्जाम कर रहे हो फेस, इतना तो पता करना ही पड़ेगा कि बिहार के इंपॉर्टेंट झील, यानी कि मेरे क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं किया क्या, हाँ, बिहार के इंपॉर्टेंट लेक्स वगैरह कहाँ हैं, कौन से हैं, ये सब तो आपको पता होना होगा। और इसका जवाब फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, अनुपम लेक जो है, क्योंकि बाकी सब लेक अगर आप पढ़े हो तो आपको बिहार के बाहर मिलेगा, ऐसे बिहार वाला पढ़े हो तो बिहार वाला आपको बिहार में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके लिए आंसर करना ईजी हो जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत अपने से प्रिपेयर करोगे, जो टॉपिक्स है उनको अच्छे से पूरा करोगे। तो हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 71, द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय, यानी कि जो विकेंद्रीकरण की प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? विकेंद्रीकरण की प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है जेबी राजगोपालचारी, कृपलानी, बलवंत राय मेहता या अशोक मेहता। ठीक है, अगर आपको मैंने पहले भी बताया है जो भी कमिटीज़ वगैरह बनी है या ऐसा कोई भी जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, उन सभी कमिटीज़ वगैरह को या ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार तो अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं उन सबों से। फिलहाल ये क्वेश्चन भी आप रट्टा मार लीजिए क्योंकि इसके रिपीट होने का संभावना है। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन वाला जो सिस्टम है जिन्होंने रिकमेंड किया था वो थे बलवंत राय मेहता जी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72, महालनोबिस प्लान मॉडल अडॉप्टेड इन इंडिया इन द मिड 50s एम्ड एट। जो महालनोबिस प्लान था जो कि भारत में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, वो किसके वो मध्य क्वेश्चन है, महालनोबिस योजना मॉडल को भारत में मध्य अर्धशतक के रूप में किस आधार पर अपनाया गया था? तो ऑप्शंस आपके सामने है, एक मजबूत रक्षा उद्योग का एक मजबूत रक्षा उद्योग का निर्माण, या भारी उद्योग स्थापित करना पूंजी प्रधान से, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पर अंकुश करना, या थोड़े समय के भीतर बेरोजगारी को दूर करना। तो आपको आंसर्स अगर सेम ऑप्शंस आपके सामने इंग्लिश में अवेलेबल है, आपको जो भी आंसर ठीक लगता है आप उसको जवाब के तौर पे बताइए कि महालनोबिस प्लान किस बेसिस पे था। तो महालनोबिस प्लान को आप देखेंगे तो सेटिंग अप हेवी इंडस्ट्रीज विच आर कैपिटल इंटेंसिव। हेवी इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए महालनोबिस प्लान जो भारत का सेकंड प्लान था वहां से अडॉप्ट किया जाता है। आप इसके बारे में हिस्ट्री में इंडिया का जो मॉडर्न टाइम हिस्ट्री है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें जब पढ़िएगा तो ये आपको मिल जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 आ गया। कॉलम ए कॉलम बी, एक बार फिर से मैच द फॉलोइंग है। कॉलम ए में अलग अलग साल है और कॉलम बी में उनसे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उस साल में वो हैं। तो ईयर है आपके सामने 1955, 1964, 1982 एंड 1987। कॉलम बी में आपके सामने अलग अलग वर्षों में हुए इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। इन सबों को एक दूसरे से उचित वाला जो ऑप्शन है उसके साथ मैच कराना है। तो पहला कॉलम बी का ऑप्शन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, तीसरा ऑप्शन है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट, और चौथा है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। यानी इन सबों की स्थापना अलग अलग सालों में हुई। आपको ये बताना है कि ये जो साल हैं वो कौन किससे मैच करता है।
आपके सामने ऑप्शंस हैं, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। अगर आपने पीछे ये क्वेश्चन देख लिया है, इन ऑप्शन के साथ आप उस क्वेश्चन को मैच कराइए। फिलहाल मैं आपको आंसर बता देता हूँ, और आंसर मिलने के बाद आप इसको रट्टा मार लेना भाई साहब, ठीक है। आंसर मिल जाए, आंसर है ए का 3, यानी कि जो क्वेश्चन ए है वो किससे मैच करेगा, क्वेश्चन ए जो है वो मैच करेगा 3 से, क्वेश्चन बी जो है वो मैच करेगा 2 से, क्वेश्चन सी जो है वो मैच करेगा 1 से, और क्वेश्चन डी जो है, सॉरी ये जो साल डी है वो मैच करेगा 4 से। तो एकदम रट्टा मार लो कि 1955 में क्या हुआ, 1964 में क्या एस्टैब्लिश हुआ, 1982 में क्या एस्टैब्लिश हुआ, और 1987 में क्या एस्टैब्लिश हुआ। इस तरह से अगर आप ये रट्टा मार लेते हैं, मेनी टाइम्स अगर सिंगल क्वेश्चन भी पूछे कि औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आप जवाब दे पाएंगे कि औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी, 1964 में हुआ था, ठीक है। तो अगर आप इन सबको देख लेते हैं तो आंसर करना आपके लिए ईजी होगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए हो सके तो, और ये रट्टा मार जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 74। आ जाओ भाई, हाँ क्वेश्चन 74। एक बार फिर से आपके सामने मैच द फॉलोइंग है। कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम ए में है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, और कॉलम बी में उनसे जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र है। कॉलम बी है ओपन जनरल लाइसेंस, कॉलम ए में जो पहला है वो है ओपन जनरल लाइसेंस, कॉलम बी में है ट्राइसेम, कॉलम ए में ही बी पे है ट्राइसेम, और सी पे है होलसम प्राइस इंडेक्स, और डी पे है कैश रिजर्व रेशियो। ऑप्शन बी यानी उनसे जुड़े हुए कार्य, यानी उसके कारण रिजल्ट क्या होता है। तो कॉलम बी का पहला ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, या कॉलम बी है एक्सटर्नल ट्रेड पे असर पड़ता है, ऑप्शन 3 है क्रेडिट कंट्रोल पे असर पड़ता है, ऑप्शन 4 है इन्फ्लेशन पे असर पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा, एक्सटर्नल ट्रेड पे असर पड़ेगा, क्रेडिट कंट्रोल पे असर पड़ेगा, या इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा। ये सब इफेक्ट है कॉलम ए का। कॉलम ए ओपन जनरल लाइसेंस, बी है ट्राइसेम, और सी है होलसम प्राइस इंडेक्स, और डी है कैश रिजर्व रेशियो। तो इस तरह से अगर आपको फिर से जवाब नहीं पता है, कोई बात नहीं, एक बार ऑप्शन तो देख लो, ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। अगर आपको जवाब पता है तो मैच कराइए इनसे ऑप्शंस उनके क्वेश्चंस के साथ। चलिए मैं आंसर आपको बताता हूँ। आंसर होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। और चलिए एक बार फिर से इसको मैच कर लेते हैं। ए के साथ क्या है, ए के साथ है 2, यानी अगर ओपन जनरल लाइसेंस पे हो काम तो वो एक्सटर्नल जो हमारा ट्रेड है उसके ऊपर असर डालता है। फिर बी का होगा 1, यानी ट्राइसेम में अगर सरकार कोई एक्टिविटी करती है तो वो हमारे एम्प्लॉयमेंट यानी हमारे रोजगार पे असर होगा। हिंदी में नहीं किया ना प्रश्न, हिंदी में भी देख लीजिए। ट्राइसेम के कारण हमारे रोजगार पे असर होगा। थोक मूल्य सूचकांक के कारण, यानी अगर CRR हो, एक बार फिर से इंग्लिश में देख लो, अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स हो तो उससे इन्फ्लेशन पे असर पड़ता है। CRR उसके बाद है कैश रिजर्व रेशियो, और इससे आपका जो क्रेडिट कंट्रोल है उसके ऊपर असर आता है। तो ये सारे जवाब आपके सामने हैं, हो सके रटा मार लो, हो सके कहीं लिख लो, जैसे हो सके इसको याद कर लो भाई साहब। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़े उससे पहले इनको जरा साफ सफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 75। कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज, जो सरकार के जो खर्च को जो कंट्रोल करता है जो अथॉरिटी, वो कौन सा है। RBI, प्लानिंग कमीशन, फिनेंस मिनिस्ट्री, या फिनेंस कमीशन। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। जो जवाब आपको पता है अगर तो जवाब जरूर बताइए हमें, ठीक है। इस कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्चों को कंट्रोल कौन करता है, तो फिनेंस मिनिस्ट्री कंट्रोल करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इफेक्टिव रेवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनियन बजट ऑफ। पर इससे पहले हम अपना अगला प्रश्न देखें हमारे हिंदी दर्शकों के लिए। इसके पहले वाले प्रश्न का हिंदी रूप ये रहा आपके सामने। सरकारी व्यय का जो नियंत्रण प्राधिकरण है वो कौन करता है, यानी सरकारी खर्च को कंट्रोल करने का कार्य करता कौन है, तो वो होगा वित्त मंत्रालय। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया। केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया, और उसका जो साल है वो आपके सामने है, यानी कौन से साल से जो हमारा जो केंद्रीय बजट था उसमें रेवेन्यू डेफिसिट को दिखाया जाने लगा। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये आपको वैसे भी रट्टा मार होना चाहिए। 2011-12 किसी भी साल में पूछ सकता है कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है हमने अपने जो बजट में है उसको इंट्रोड्यूस कब किया था। तो ईयर्स आपके सामने है 2010, 11, 11, 12, 9, 10 या 12, 13। तो जो जवाब है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको रट्टा मार होना चाहिए। 2011-12 एकदम इसको रट्टा मार दीजिए, क्योंकि अभी भी इससे पूछा जा सकता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। इंटरेस्ट पेमेंट इज एन आइटम ऑफ, यानी अब ये आपका आ गया भैया कॉमर्स टाइप का क्वेश्चन आ गया, यानी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया। ब्याज भुगतान जो है वो एक मद है, वो किसका मद है। तो आपको जो जवाब पता है, अगर इकोनॉमिक्स वगैरह में थोड़ा इंटरेस्ट वगैरह है, पढ़ा है, तो जवाब तो आप बता देंगे। वैसे इसका जवाब हो जाएगा, यानी जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। जो सरकार जो भी अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो करती है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। HDI रैंक में, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक में भारत 2014 में किस पायदान पे था।
जवाब आपके सामने पहले से ही है, 135वां ये पहले का क्वेश्चन है। और आज के हिसाब से इसका जो पूरा सिनेरियो है, जो पूरा आंसर है, वो सब कुछ बदल जाएगा। आज आप मौजूदा रैंक भारत का देखिए और उसमें आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखेगा। और अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मौजूदा में भारत का एसजीआई रैंक 131 है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ इंप्रूवमेंट तो है ही। चलिए आगे के प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से या निम्नलिखित में से खपत मूल्य सूचकांकों पर विचार करें। ठीक है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं क्वेश्चन अब इंग्लिश में कर देता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग कंज्यूमर प्राइस इंडिसेस, यहाँ कंज्यूम नहीं होगा, कंज्यूमर होगा, यहाँ आप आर लगा लीजिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडिसेस। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबरर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन मैनुअल एम्प्लॉइज। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि विच ऑफ क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास 2006 अधिनियम के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में मध्यम उद्यमों के लिए निर्धारित निवेश सीमा है। तो आप नीचे ऑप्शंस देखिए, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, वैसे ये अब बदल गया है, ये अमाउंट जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो मैं आपको फिलहाल जवाब बता देता हूँ। उस समय था 5 करोड़ से 10 करोड़, अब नया नंबर आया है, इसको ढूंढिए और उसके हिसाब से हो सकता है क्वेश्चन रिपीट कर दे, क्योंकि इसका जो डेटा है केंद्र सरकार ने बदल दिया है, जो अमाउंट है उसको बढ़ा दिया है। तो अब जो फ्रेश अमाउंट है वो ढूंढिए 2019, 20, 21 के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, ये ढूंढ के रखिएगा अपना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट डज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर टू। यानी ये क्वेश्चन अब आ गया आपका हेल्थ सेक्टर से, हेल्थ वगैरह पे जो हमारा है, जो देश में जो स्वास्थ्य संबंधी जो स्थिति है उसका करंट अफेयर्स एक तरह से आपके सामने है। क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर किससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आप देखिए और जवाब देने का प्रयास करिए। मैं आपको जवाब बता देता हूँ। जवाब है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ children who die before their first birthday out of every 1000 live in India। 1000 बच्चों के पहले, 1000 बच्चों में से जो बच्चे अपने पहले बर्थडे यानी अपने पहले जन्मदिन के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, उसी को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के तौर पे हम जानते हैं। तो ये हमारा आज का जो 30 क्वेश्चन वाला जो सेक्शन है ये पूरा होता है। हम कल आपके सामने बाकी 30 और फाइनली उसके बाद बाकी 30 लेकर इसी तरह आते रहेंगे। आप इसी तरह हमारा सपोर्ट करिए, हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ जुड़िए और हमारे इन सभी कार्यों को अप्रिशिएट करिए अपने लाइक, अपने सब्सक्राइब के द्वारा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ये 2015 का प्रश्न पत्र था, बीपीएससी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन। हमें आशा है कि आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए, जब तक हम आपसे फिर नहीं मिलते हैं, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।